प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धिलाई जिले के अंबासा में चुनावी सभा को किया संबोधित। विपक्ष को लिए आड़े हाथों, कहा कांग्रेस और वाम दलों के शासन में त्रिपुरा विकास के हर पैमाने पर पिछड़ा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक के बाद मीडिया को किया संबोधित। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा, भारत के नियामक हैं बहुत अनुभवी और डोमेन विशेषज्ञ, मामले पर गंभीरता से बनाए हुए हैं नजर। फिजी के नांदी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का होगा आयोजन। फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय करेगा आयोजन। अलग अलग थीम्स पर कुल 10 सेशंस होंगे आयोजित। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का अहम रोल। 8 साल पहले आंतरिक सुरक्षा के सामने थी कई चुनौतियां, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई कमी। आगरा में आज से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है आयोजन का उद्देश्य। और तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया में खाद्य संकट की दी चेतावनी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ब्राजील यात्रा के एक दिन बाद हवाई हमलों का किया दावा। ज़ेलेंस्की लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर पोलैंड का करेंगे दौरा। नागपुर टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर पारी से हार का खतरा। 223 रनों से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में गंवाया 8 विकेट। अश्विन ने झटके 5 विकेट। भारत ने पहली पारी में बनाए थे 400 रन। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहलानी गार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धिलाई जिले के अंबासा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तीन दशकों तक शासन करने वाली सरकारों के राज में भय, हिंसा और आतंकवाद देखने को मिलता था, लेकिन आज भाजपा के राज में देश के हर राज्य और क्षेत्र में विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, चंदा। इन्होंने 3 दशक तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस देकर रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा करने वालों से मुक्त कर दिया है। त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस और वामपंथियों ने राज्य को विकास की पटरी से ही पीछे उतार दिया था। भाजपा ने अपने सुशासन से इस राज्य को एक नई पहचान दी है। दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने
त्रिपुरा को विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे, जिसके बाद वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes as always, not just now. So I would leave it there, because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. और वित्त मंत्री ने कहा कि G20 देशों के साथ चर्चा जारी है। क्रिप्टो करेंसी में तकनीक की भूमिका बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज़्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं। क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है, इसीलिए कुछ नयापन नहीं है जो मैं बोलना चाहती हूँ हमारे बजट में, इसीलिए नहीं बोला। और G20 के साथ चर्चा अभी जारी है, इसीलिए कुछ नया बोलने का नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लंबे समय के बाद वास्तविक ब्याज दरें सकारात्मक हुई हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं के हाथ में है कि वो कौन सा टैक्स रेजीम अमल करते हैं। This measure of government was purely to reduce the tax burden on the middle class and to make sure that the promise which was given earlier, a couple of years ago, which got delayed because of the COVID and other reasons, that we will simplify the direct taxation, not only just simplify for compliance sake, but also reduce the rate so that it doesn't become a burden, tax doesn't become a burden on the shoulders of particularly the middle class. That's where it is. इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 के लिए हमारी मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3% है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है जैसे 6 महीने पहले थी। The forward markets are giving a much more benign picture with regard to the oil prices, but we have been very conservative in our assessment, and our inflation projection of 5.3% for the whole year 23-24, we have said that the risks are evenly balanced. So if the oil prices remain, go down significantly, and if there is advantage of other commodity prices, it will work, to our favor in terms of leading to lower inflation. But if the demand for oil due to opening up of the countries and due to the higher growth in other countries, then the oil, the commodity prices may go up. But having said that, I would like to add
that as I have said in my statement the other day, that the global economic outlook does not look as grim as it did, let's say, about 6 months ago. The talk of a deep recession in many countries, including advanced countries, that is behind us. Now the talk around the world is either a softer recession or just a global slowdown. So therefore the risks are evenly balanced. We have to wait and see how it plays out. और आपको बता दें कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में नांदी में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय सचिव सौरभ कुमार ने कहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसका समापन 17 फरवरी को होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने यह भी कहा कि देश और दुनिया में दिनों दिन हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। और विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिजी के प्रधानमंत्री से भी मिलने की संभावना है। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation. This is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज और अब रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आज भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस प्रोबेशनर्स के 74 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इस परेड में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु ने हिस्सा लिया। इसमें 166 आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु और 29 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। इसमें 37 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 25 साल की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की उन्होंने शुरुआत की है। कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 8 वर्ष पहले देश की आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी चुनौतियां थीं। आज हमने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी लाई है। 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के दौरे पर हैं वो, और राष्ट्रपति ने आज कटक स्थित ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि चावल समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। Rice also figures very prominently in our heritage and culture. Right from the Vedas, our ancient literature in Sanskrit and other languages have rich references to this grain and many varieties of rice. Many rituals and ceremonies of various religious traditions are considered incomplete without akshata, and the undertaken rites, which is smooth and symbol of prosperity and even the wholeness of life. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से देश अनाज में न केवल आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि देश अनाज से दुनिया की भी मदद कर रहा है। किसानों के परिश्रम ने, वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया को भी मदद करने वाले देशों में से एक बने हैं।
यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव का विषय है। जहाँ तक चावल का सवाल है, चावल की फसल हमारे फसलों में से प्रमुख फसल है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक अनुसंधान करके चावल की दृष्टि से देखें तो 160 बीज की किस्मों को इजाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से कुपोषण दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और जो भी भोजन लोगों को मिले वो पौष्टिक भोजन मिले। प्रधानमंत्री जी का बल है कि कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए, पौष्टिकता खान पान में बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड चावल की किस्मों को हमें पैदा करना चाहिए। आईसीआर ने उस दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं और सीआर 310, 311, 315 धान की किस्में पैदा की हैं। सरकार ने बायोफोर्टिफाइड चावल पीडीएस में वितरण किया जाए, इसके लिए भी पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है और प्रधानमंत्री जी की कोशिश है कि हमारे खान पान की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कुपोषित न रहे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम हजारों करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कर उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस खंड से दिल्ली से जयपुर की यात्रा लगभग 5 घंटे से घटकर 3.5 घंटे हो जाएगी। दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 1,386 किलोमीटर है, ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी 1,424 किलोमीटर से घटकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। और आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। पहले टेस्ट में भारत ने दर्ज की है बड़ी जीत। जी हां, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रन से हरा दिया है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 91 रन पर पवेलियन लौटी है। भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाए, तो भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट झटके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत ने पहली पारी में 400 रन बनाए हैं। नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। नारायण, एक बहुत बड़ी खबर, बड़ी जीत भारत के लिए। ईएनसी बोलो ना, ईएनसी। और आपको बता दें कि भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट झटके। भारत ने पारी और 132 रनों से रौंदा। बड़ी खबर इस वक्त की, नागपुर टेस्ट में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो नागपुर टेस्ट में भारत ने बड़ी जीत दर्ज की, एक बड़ी खबर। नारायण हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखते हैं वो इस बड़ी जीत को। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 91 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन ने 5 विकेट लिए। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले टेस्ट में भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से हरा दिया। नागपुर टेस्ट में भारत की बड़ी जीत।
तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 91 रनों पर पवेलियन लौट गई। भारत के लिए एक बड़ी जीत, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। पहले टेस्ट में भारत ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से धो डाला। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा, एक खुशी का लम्हा माना जा रहा है। नारायण हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल दूसरी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया से बुद्धिस्ट संतों का एक दल शुक्रवार को वाराणसी तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसी पर बात करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जीत दर्ज की है। पहले टेस्ट में भारत ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से हरा दिया है। हमारे सहयोगी नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, एक बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं, भारत के लिए खुशी का लम्हा कह सकते हैं, जिस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धो डाला है। जी बिल्कुल, एक बड़ी जीत है और पहले ही टेस्ट मैच में भारत ने एक बड़े अंतर से, एक पारी से और 132 रन से हराकर एक जो टोन होता है, जो सीरीज की, जो 4 मैचों की सीरीज है, उसके लिए सेट कर दिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से कहें, क्योंकि भारत को अभी हर हाल में ये सीरीज जीतनी है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया अभी काबिज है, उसके 76 से ज़्यादा अंक है और वही भारत दूसरे पायदान पे है जिसके 58 अंक के करीब हैं। अगर इस सीरीज को वो जीतते हैं तभी वो फाइनल खेल पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो शीर्ष की 2 टीमें होती हैं वो खेलती हैं और उन्होंने इस पहले मैच में ही जीत हासिल करके तो एक जो आने वाले मैच हैं, जो सीरीज है, उसके लिए एक टोन सेट कर दिया है। और वाकई में तारीफ करनी होगी भारतीय क्रिकेट टीम की, जिस तरह से उन्होंने इस मैच की शुरुआत की, जिस तरह से रोहित शर्मा एज ए कैप्टन उन्होंने पहला शतक मारा इस मैच में, तो उनका फॉर्म में वापस आना भी भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके बाद एक समय जब लग रहा था कि भारतीय टीम जल्दी आउट हो जाएगी, उसके बाद जिस तरह से रविंद्र जडेजा आए और एक शानदार पारी खेली भारतीय टीम के लिए अक्षर पटेल के साथ मिलकर, तो एक ऐसा बड़ा सा लीड लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट था इस मैच में, जो एक वक्त लग रहा था कि भारत ज़्यादा लीड नहीं ले पाएगा। और ऊपरी जो क्रम के बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा को छोड़ के कोई खास नहीं कर पाया, लेकिन जो लोअर मिडिल ऑर्डर था, जिस तरह का उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जिस तरह का डिटरमिनेशन दिखाया, जिस तरह का पोटेंशियल दिखाया, वो काबिले तारीफ है। और एक भारत को 400 रन जो पहली पारी में बनाया, वो एक कह सकते हैं कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वास्तव में कहीं एक दबाव में आ गई थी, क्योंकि पहले पारी में वो 177 रन पर आउट हो चुके थे और एक बड़ी लीड भारत ने ली। तो उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इस मैच में टिक पाएगी। जिस तरह से उनका जो बैटिंग था, कोई भी बड़ा बल्लेबाज उनका चल नहीं पाया। स्टीव स्मिथ ने कुछ रन बनाए और वहीं उनके जो एक दूसरे बल्लेबाज हैं उन्होंने भी कुछ हाथ आजमाए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी पारी एक दबाव में दिखी और वो कहीं न कहीं भारतीय जो बड़े जो बॉलर है, खासकर जो स्पिनर है रविंद्र जडेजा और अश्विन, उनका सामना नहीं कर पाई। वो अश्विन ने जिस तरह से 5 विकेट लिए, नारायण, उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह की उनकी प्रिपरेशन रही होगी इसके लिए, क्या कुछ उन्होंने टेक्निक आजमाई होगी? जी, अश्विन अगर बात करें तो भारत के स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो सबसे बड़े गेंदबाजों के रूप में वो जाने जाते हैं। जिस तरह से उनका रिकॉर्ड रहा है तो वो काबिले तारीफ रहा है और इसी मैच में उन्होंने अपने जो 450 विकेट लेने वाले सबसे फास्टेस्ट भारतीय गेंदबाज बने ना, उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। तो उनके टैलेंट पर कभी भी शक नहीं रहता है और भारतीय परिस्थितियों में वो और घातक बन जाते हैं, क्योंकि अगर पूरा उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो अश्विन का आप देखेंगे तो उन्होंने भारत को कई बड़े बड़े मैच जिताए हैं। और जो जिस तरह से भारत अभी टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी जो बड़ी टीम है उनको चुनौती, तो उनका अहम रोल है। अश्विन के बाद अगर बात करें तो उनके पास वैरायटी ऑफ बॉल्स हैं, वो गुगली भी डालते हैं, कैरम बॉल भी डालते हैं, तो उनके पास कई ऑप्शन रहते हैं जो बैट्समैन को छकाने के लिए। तो वही आज उन्होंने किया। और जो पहली पारी में जब लग रहा था कि स्टीव स्मिथ
और ऑस्ट्रेलिया के अन्य बल्लेबाज एक अच्छी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं और एक बड़ा स्कोर बना देंगे। वहां पर रविंद्र जडेजा आए, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और उन्होंने भी 5 विकेट लिए पहली पारी में, और जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं उनको कहीं टिकने नहीं दिया और कोई भी बल्लेबाज उनका अर्धशतक का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर अश्विन की, जडेजा की, और इवन हमारे जो पेस बॉलर्स हैं जिस तरह से शमी और सिराज ने एक पहली पारी में भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, उसके बाद हमारे स्पिनर्स आए, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो बल्लेबाज थे वो कहीं भी टिक नहीं पाए हमारे गेंदबाजों के सामने। बिल्कुल। और नारायण, हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत टीम है और ऐसे में भारत की ये जीत जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। इस बार जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई तो भारतीय नौसेना के दस्ते को लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत और सबकी नजरें लगी थी इस कंटिंजेंट पर। ये ड्रीम था मेरा कि मैं एक दिन यहाँ पे एज ऑफिसर आऊंगी एंड कंटिंजेंट को लीड करूँ। नेवी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और मेरे जो कंटिंजेंट है उनमें इतना ज्यादा जोश है कि वो मेरे लिए बूस्टर था। कि वर्दी भी कितनी ज्यादा महत्व रखती है किसी के जीवन में, वो पता चलता है। ये आपको तैयार कर देगी कि कोई भी मुश्किल आए आप डेफिनेटली उसको फेस करेंगे। साथ में ही जुड़ रही हैं पहली बार अग्निवीर थी। सभी जो हमारे भी अग्निवीर फर्स्ट बैच है उन सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। जैसे अभी मैं अग्निवीर में आई तो मुझे चांस मिला आरडीसी परेड का, ये तो बहुत ज्यादा मतलब हमारे लिए गर्व की बात है। तत्र मौनं हि शोभते। संस्कृत भारती नहि केवलं भारते प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे संस्कृतस्य प्रचारम् उद्दिश्य समये समये संस्कृतान्वितान् अनेक कार्यक्रमान् आयोजयति। जब भागीरथी का जिक्र आता है कि वो गंगा को हिमालय से या स्वर्ग से जमीन पर लाए थे, तो आपको कहीं ना कहीं वो सिविल इंजीनियर या हाइड्रोलॉजिस्ट इसमें दिखाई देते हैं। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। प्रिय दर्शकाः, प्रति शनिवासरं सायं 6:00 अवश्यमेव अवलोकनीया वार्तावली। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति।